नमस्कार मित्रों, मैं विजय ग्रोवर अपने कार्यक्रम सम्यक दृष्टिकोण द होलिस्टिक व्यू में एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूँ। मैं हमेशा अपनी तरफ से तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आता हूँ जिसका राष्ट्र और समाज से बहुत गहरा संबंध होता है। और आज का मुद्दा है आतंकवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक आतंकवाद के किसी न किसी रूप से ग्रसित है और उससे जूझ रहा है। अलग अलग तरह के भांति भांति के आतंकवाद हैं, उस पर मैं बात करूंगा। तो इस बार का थंबनेल है, जड़ पहचानो, उसको मानो और फिर इसको काट डालो। मित्रों, आतंकवाद से हम बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। पता नहीं सैकड़ों हजारों कितने बेकसूरों की जानें चली गई हैं, जवानों का खून बहा है, अपनी समस्या वहीं की हुई है। आतंकवाद को मैं बड़े बृहद परिप्रेक्ष्य में देखूंगा और आपसे बात करूंगा। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कर सकता हूँ आपसे और करना चाहूँगा जिससे आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। आप एक चीज़ बताएं मित्रों, हमारे को कई तरह का बुखार होता है। वायरल होता है, लक्षण बुखार। मलेरिया होता है, लक्षण बुखार। डेंगू होता है, लक्षण बुखार। फ्लू होता है, लक्षण बुखार। और कोविड होता है, उसका भी लक्षण बुखार। तो क्या करते हैं, डॉक्टर टेस्ट कराते हैं और एकदम कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल या क्रोसिन दे देते हैं। वो क्या करता है, बुखार के लक्षणों को कम कर देता है, सिर का ताप कम कर देता है, बॉडी का ताप कम कर देता है। यानी बुखार का लक्षण थोड़ी देर के लिए चला जाता है, पर बुखार के कारण तो वही रहते हैं। तो डॉक्टर अपने टेस्ट कराकर उसको पहचान कर बुखार का जो असली कारण है, बुखार की जो असली किस्म है, उस बीमारी के हिसाब से एंटीबायोटिक या तरह तरह की दवाइयाँ देता है। यही हमारे यहाँ आतंकवाद है मित्रों। तो सबसे पहला जो एक जो सबसे पहले एक क्रोसिन या पैरासीटामोल देने की बात है, वो है कि जैसे ही आतंकवाद आया, हिंसा हुई, हिंसा को निपटने के लिए हम अपने सुरक्षा बल, पुलिस, सेना वगैरह लगा देते हैं। चाहे नक्सलवाद के नाम पे आतंकवाद हो, चाहे उत्तर पूर्व में आतंकवाद हो जिसमें मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उन लोगों की अलग अलग मांगे, उन गुटों की और अलग अलग सब कुछ है वहाँ हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे और किसी तरह की बात हो, हम लगा देते हैं अपने सुरक्षा बल, पुलिस और अपनी सेना और अर्धसैनिक बल। जवान दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी शहादत भी दे देते हैं। कई जगह आतंकवाद पे काबू पाया गया है, कई जगह नहीं पाया गया है। जहां काबू पाया गया है, इसका सीधा सारा मतलब ये है कि सरकार ने सही लक्षणों को पहचान लिया और उसके हिसाब से उसका काम करा। तो दो तरीके से सरकारें काम करती हैं आतंकवाद को, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। अब सुरक्षा बल भी लगाए जाते हैं और साथ साथ गुटों से बात भी की जाती है कि इनकी समस्याएं क्या हैं, उसको दूर किया जाए। इस पे काबू भी कुछ हद तक पाया गया कहीं पे, पर कहीं ये चीजें कामयाब हो ही नहीं रही हैं। खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा। 1950 जब से संविधान बना है, या ये कहें कि 1947 से जब से देश आजाद हुआ है और आज तक आतंकवाद रहा ही रहा है। पहले दबा रहा किसी तरीके से, और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ और पाकिस्तान हार गया, उसने अपनी रणनीति बदली और आतंकवाद में बहुत बुरी तरह से उछाल आया। इसके कारणों का मैं छोटा सा एक विवेचन करूंगा, तब आप इसको समझ पाएंगे कि ये सब कुछ क्यों हुआ। मित्रों, भारत के इतिहास का लगभग अब सबको पता लग ही गया है, फिर भी मैं छोटा सा इसकी एक विवेचना कर दूं। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत के इस टाइम जो रियासतें थी, 562, 550 के करीब, सबको एक छूट दे दी, या तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ या आजाद हो जाओ। सबको पता है, अ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व और उनकी योग्यता के कारण लगभग बहुत सारे राज्यों ने भारत में मिलना स्वीकार कर लिया। कुछ राज्य पाकिस्तान में मिल गए और पेश फंस गया कश्मीर में। ये सबको ही पता है कि किन हालातों में 370 आया वहां पे। जिन लोगों को इस बारे में विस्तार से जानना है, वो आर्टिकल 370 पे मेरा एक वीडियो पड़ा है, उसको देख लें। और कश्मीर एक नासूर, इसको भी देख लें कि कश्मीर की समस्या क्यों पैदा हुई। कश्मीर के महाराजा ने अलग रहना स्वीकार कर लिया, पाकिस्तान उसको अपने में मिलाना चाहता था। उसने कबायली नाम की जनजाति को भड़काया और ये कहा कि ये तो वहाँ के लोगों की इच्छा है कि हम वहाँ पे आज़ाद रहें और हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। और ये सबको पता है कि पाकिस्तानी सेना उनके देश में वहाँ पे घुस गई। भारत ने कश्मीर का साथ दिया, वहाँ के राजा के कहने पर युद्ध हुआ और फिर युद्ध विराम हो गया। और जब युद्ध विराम हो गया, भारत का हाथ बहुत ऊपर था और किसी कारणवश तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी उस मुद्दे पर यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए भारत के नेतृत्व के विरुद्ध, खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विरुद्ध, क्योंकि भारत एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका था और भारत युद्ध जीत चुका था। अब जो इतिहास है, इतिहास हम उसको बदल नहीं सकते। तो संयुक्त राष्ट्र के कारण और उसकी इन्वॉल्वमेंट के कारण एक समझौता हुआ भारत, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र संघ के कारण, कि जो जहां है वहां पे रुक जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर में काफी आगे तक घुस आया था, भारत ने उनको पीट पीट के पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। तो जहां पर युद्ध विराम हुआ, कश्मीर की वास्तविक सीमा से लेके और जहां युद्ध विराम हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल,
उतना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहा और भारत तो अपने कब्जे में रहा। तो वो हिस्सा पीओके, भारत उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है, और भारत की ख्वाहिश है कि हम उसको अपने में मिला लें, क्योंकि कश्मीर के राजा ने भारत के साथ समझौता कर लिया था कि मैं भारत में मिल लूंगा। 370 क्यों हाल आया, किस हालात में आया, ये एक अलग विषय है, इसमें मैं बात नहीं करूंगा, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के कारण ये हुआ कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा, कि इस कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, जो फॉर द टाइम मीन तत्कालीन रूप से पाकिस्तान के कब्जे में था और चाहे वो भारत के कब्जे में था, लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आजाद चाहते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान को कहा गया अपनी सेनाएं पीछे हटाओ, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक। भारत को यह कहा गया कि आप सिर्फ उतनी सेना या पुलिस रखें जितना बस काम चलाने के लिए जरूरी हो, और पाकिस्तान को कहा गया अपना एक एक आदमी यहाँ से बाहर निकालो, चाहे वह सैनिक है चाहे असैनिक है। पाकिस्तान ने इसका पालन बिल्कुल नहीं करा। जब पाकिस्तान ने नहीं किया तो भारत कैसे कर सकता था, कश्मीर को तो खो नहीं सकता था। तो वो स्थिति तब से लेकर 1947-48 से लेकर आज तक कायम है। तो जो हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा तक है, वो हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के पास अप्रत्यक्ष रूप से है। पाकिस्तान ये कहता है कि एक आजाद कश्मीर है, भारत कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, वो इसको कहता है, वो भारत के हिस्से को कहता है भारत का हड़पा हुआ कश्मीर, भारत कहता है जो पाकिस्तान के कब्जे में है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये एक समस्या वाली बात है, और पाकिस्तान ने दिखावे के लिए वहां पे एक नकली सरकार बना रखी है, वहां की नकली आकाशवाणी व्यवस्था और सब कुछ है, दिखावे के लिए वहां चुनाव होते हैं और सबको पता है क्या है। और एक मजे की बात यह है मित्रों, पाकिस्तान कभी भी नहीं कहता कश्मीर मेरा है, मुझे कश्मीर चाहिए। वो तो ये कहता है कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। भारत कहता है पाकिस्तान में या सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है, कश्मीर के राजा ने जब समझौता कर लिया ये तो हमारा है। तो यही फसाद की जड़ है। अब तीन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान, भारत। भारत कहता है सारा कश्मीर मेरा है, कश्मीर का पाकिस्तान कहता है ना कश्मीर ना मेरा है ना भारत का है, ये तो कश्मीर के लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए और जनमत संग्रह करा लिया जाए, जैसा कि हम तीनों ने यानी पाकिस्तान ने, भारत ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर समझौता किया है। तो पेच यहाँ फंसा है, ये आज तक नहीं हो पाया। मित्रों, आप क्या समझते हैं कि अगर आज जनमत संग्रह करवा भी लिया जाए तो क्या होगा? जो पिछले 70-75 सालों में जहर फैला दिया है पाकिस्तान ने वहां के लोगों के दिलों में, और अनफॉर्चुनेटली धर्म के आधार पर, मैं तो इस बात को स्वीकार करूंगा, पंथ के आधार पर जो एक बुरी तरह से इंजेक्शन दे दिया और जहर फैला दिया, यदि आज वहां पे जनमत संग्रह हो गया तो आप क्या समझते हैं, कश्मीर भारत में रह पाएगा? जम्मू क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र के लोग तो भारत में रहेंगे जो गैर मुस्लिम है, और ये स्वीकार करने वाली बात है, कड़वी सच्चाई। जितनी भी कश्मीर घाटी है और जहां मुस्लिम इलाके हैं वो कभी भी भारत में रहना नहीं चाहेंगे, वो पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे या आजाद कश्मीर चाहेंगे, चाहे वो आजाद भी हो जाए। और ये कहने की बात है पाकिस्तान तुरंत उसको अपने में मिला लेगा। तो यही कारण है कि भारत ये चीज स्वीकार नहीं कर रहा कि वहां जनमत संग्रह करा लिया जाए, चाहे भारत ने समझौता कर लिया था 47 में। और 1971 का जब युद्ध भारत ने जीता तो भारत और पाकिस्तान ने एक द्विपक्षीय समझौता किया दो पक्षों के बीच कि हम अपनी आपसी मुठभेद अब बातचीत करके सुलझाएंगे। यानी भारत ने अपनी तरफ से चालाकी से कोशिश करी कि यूएनओ को बीच में हटा दें, लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं माना। मित्रों, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान ने 1971 में किए समझौते का भी पालन नहीं किया कि हम दोनों पक्ष मिलकर समस्या को सुलझा लें, क्योंकि उसको पता था भारत की कमजोर नस अभी भी मेरे हाथ में है। भारत समझौता करके संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में फंस चुका है, रह रह के तभी वो बात उठाता है कश्मीर को आजादी दो, कश्मीर को आजादी दो। वो कभी नहीं कहता कश्मीर मेरा है। मैं तो वहां के लोगों का साथ दे रहा हूँ, वो उग्रवादी नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी है। भारत उन पे जुल्म ढा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। भारत को वो ऐसे पेश करता है, भारत चाहे जितनी मर्जी सफाइयां दे दे। अब 370 जब भारत से हटा तो पाकिस्तान ने बहुत हाय तौबा मचाई, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। तो इसका हल क्या है मित्रों? हल इसका सिर्फ एक ही है, या तो भारत वहां पे जनमत संग्रह करा ले, होगा वही जो मैंने आपको बता दिया है, या फिर पाकिस्तान से लेन देन की बात कर ले कि भाई जो इलाका आपके पास रह गया उसको आप रखो, जो मेरे पास रह गया उसको मैं रख लेता हूँ, बात खत्म हुई, आप जो मर्जी करो। तो इस तरह से समस्या का हल निकलेगा। कई लोग मुझे ये बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, राष्ट्र का विरोधी है, पर मित्रों मैं बात वही करूंगा जो प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल हो, यथार्थ रूप से बिल्कुल संभव हो। हल तो इसका बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। अब मैं आता हूं कि उग्रवाद है क्या, कैसे है, इस मुद्दे को दोबारा फिर से उठाएंगे। तो आतंकवाद क्या है मित्रों? आतंक प्लस वाद, दो शब्दों से मिलकर है टेरर प्लस इज्म।
यानी आतंक को एक भावना के रूप में मानना, एक विचारधारा के रूप में मानना और उस पे काम करना। टेरर का मतलब डराना, सीधी सी बात है। किसी को डराना कर दिया, शुरू कर दिया जाए तो वो आतंकवाद है। तो आतंकवाद क्या है? सड़क पे कोई किसी को डरा दे देखा जाए तो वो भी आतंकवाद है। पर भारत सरकार ने अभी जो बीएनएस एक नया आपराधिक कानून आया, उसमें पहली बार सेक्शन 113 में टेररिज्म को डिफाइन किया है, आतंकवाद को डिफाइन किया है। उसमें इसके लिए मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है, और ये भी कहा गया कि कोई किसी को किसी आधार पर मारे, जान ले, संपत्ति का नुकसान कर दे, या आतंकवादी कोई शिविर चलाए और किसी तरह से डराए, उकसाने की कार्रवाई करे, तो वो आतंकवाद है। ये इस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा, इससे पहले आतंकवाद की कोई परिभाषा ही नहीं थी। जो नक्सलवाद है वो भी आतंकवाद है। उत्तर पूर्व में चाहे कोई भारत से अलग होने की बात करे, वो भी अलग आतंकवाद है। अलग राज्य के लिए हिंसा करे, वो भी आतंकवाद है। दक्षिण में कभी कभी कोई आंदोलन उठता है, शांत हो जाता है, तो वो भी आतंकवाद है। पीछे खालिस्तान का आंदोलन उठा, वो किसी भी सरकार की मजबूती और लोगों के सहयोग के कारण दब गया और खत्म हो गया। रह रह के अभी बीच बीच में उठता रहता है, तो वो भी एक आतंकवाद था। आधार उसका भी धर्म था, पंथ था। पर ये कामयाब बिल्कुल नहीं हो सका, क्योंकि पंजाब के लोगों ने एक ऐसी अमूल्य अ, एकता का परिचय दिया कि आतंकवादियों के हौसले उसके आगे पस्त हो गए। सिखों और हिंदुओं ने मिलकर उसका मुकाबला करा, और जो कुछ लोग, जो कुछ गुट इसका फायदा उठाना चाहते थे, उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इनमें कभी अंतर रहा ही नहीं। तो मैं तो पूरी निष्ठा के साथ ये कहूंगा अपने सिख भाइयों से, आप ध्यान रखें कि जिस स्वरूप में आज सिख संप्रदाय या सिख धर्म है, उसका आधार क्या है, वो किस कारण से आया। क्या वो आतंकवाद का मुकाबला करने के कारण नहीं आया? जब हिंदुओं के गले काटे जा रहे थे, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया जा रहा था, धर्मांतरण कराया जा रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना करी और उस आतंकवाद का विरोध किया। तो यदि ये नौबत ना आती, तो शायद फिर गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा पंथ बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। वो भी ईश्वर का ही संदेश देते, जैसे बाकी 9 गुरु साहिबानों ने दिया। तो वो भी एक आतंकवाद था। गुरु जी ने उसका मुकाबला किया, अपने 4 साहेबजादों की उसमें कुर्बानी भी दे दी, तो वो भी आतंकवाद था। तो आज नक्सलवाद उठता है, वो भी आतंकवाद है। भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, ये भी आतंकवाद है। फलों में थूकना, सब्जियों में मूत्र करना, ये भी आतंकवाद है। धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मजबूर करना, चाहे प्यार से बेवकूफ बनाना, ये भी आतंकवाद है। दूसरों के इष्ट देवताओं को गाली देना, ये भी आतंकवाद है। और गले काटना भी आतंकवाद है। और ये कहना भी आतंकवाद है कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये भी एक आतंकवाद है। ये बौद्धिक आतंकवाद है, बाकी सचमुच के आतंकवाद है। अब मित्रों में आता हूं, जो कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई। 1971 के युद्ध तक ये समस्या इतनी विकट नहीं थी, ना वहां पे कोई बहुत ज्यादा की दिक्कत थी, अलगाववादी बातें होती रहती थी। जब पाकिस्तान ने 1971 में महसूस किया मैं भारत से सीधी जंग में जीत नहीं सकता, तो उसने अपनी रणनीति बदली, और वहां के रणनीतिकारों ने एक वहां पे नीति बनाई, टू कट इंडिया विद 1000 लीड्स। आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा या वैसे सुन लिया होगा, भारत को 1000 घाव दो और उसके घावों को खुला छोड़ दो और खून रिश्ता रहने दो। इसमें क्या हुआ मित्रों, उस समय की जो वैश्विक समस्या चल रही थी, व्यवस्था थी, उसने भी इसमें बहुत बड़ा हाथ निभाया। संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ में शीत युद्ध चरम सीमा पर था, और एक दूसरे के ऊपर कब्जा जमाने की, एक दूसरे पे वरीयता पाने की होड़ चल रही थी। भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था और पाकिस्तान का संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ। दोनों ने अपने अपने देशों को समर्थन दिया ताकि वो किसी तरीके से दबा सके। अमेरिका ने अपने अड्डे पाकिस्तान में बनाए, पाकिस्तान को भारत से हिसाब चुकाना था। तो उसने अमेरिका से जो उसको मदद भी दी, अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुस गया, और उसका झुकाव सोवियत सरकार का अफगानिस्तान की सरकार की तरफ था। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब मदद करी। तो अमेरिका को तो अपना हित साधना था सोवियत संघ को पछाड़ने के लिए। पाकिस्तान ने इसका खूब फायदा उठाया। आधी सहायता उसने जो अफगानिस्तान के उग्रवादी गुट, आतंकी गुट थे, उनको दी, ताकि वो अफगानी सरकार को तंग करे और वहां सोवियत संघ कमजोर हो। और आधी से ज्यादा उसने जो सहायता थी, वो भारत के आतंकवादी गुटों की तरफ मोड़नी शुरू कर दिया, आतंकवाद फैला दिया। अमेरिका ने इससे आंखें मूंद ली, उसका अपना मतलब जो सदरा था। और उसके बाद देखिए आतंकवादी गुट पनपे, उभरे, आए, और उनमें बहुत उछाल आया। अमेरिका को सब कुछ पता था, पर उसने कुछ नहीं किया। क्यों? उसका तो हिसाब सोवियत संघ से था, और पाकिस्तान ने हिसाब भारत से चुकाया। भारत अपनी तरह से लड़ता रहा, और भारत को पता था ये पाकिस्तान कर रहा है, पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद 1999 में ये जो युद्ध हुआ कारगिल का, ये भी पाकिस्तान ने कैसे किया सबको पता है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन भारत इससे निपट नहीं पाया। आधार क्या था? ये स्वीकार करने में हमें कोई डर नहीं होना चाहिए कि वही धर्म या मजहब इस्लाम खतरे में है। कोई भी ये धर्म बना, ये जो गुट बने, ये मजहब के आधार पे बने, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, कहीं ना कहीं ये था। और क्या बात करते हैं, कश्मीर में आप जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो हम तो स्वतंत्रता सेनानी और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, अपने भाइयों को आज़ाद कराएंगे, और अल्लाहू अकबर कहते हैं। और खाली भारत में क्यों, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, अभी पिछले 3-4 महीने की घटनाएं, चाहे यूरोप में इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्वीडन हो, और चाहे अब ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह अल्लाह अकबर, गला काट देंगे। 2001 में क्या हुआ, एक भरा हुआ जहाज टकरा दिया अमेरिका के ट्विन टावर्स में, कारण क्या है सबको पता है। तो यहाँ ये भी है। तो क्या ये एक आतंकवाद का कारण है? क्या ये आतंकवाद का आधार है इस्लाम? कोई कहता है कि ये धर्म का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता, मैं भी बिल्कुल यही कहता हूँ। यदि वो धर्म है तो उसका आतंकवाद से लेना देना हो ही नहीं सकता। धर्म तो आतंकवादी कभी भी हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब जो वो कर रहे हैं तो वो धार्मिक काम नहीं कर रहे हैं। ये तो वही जाने कि धार्मिक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर मैं तो कहता हूँ वो धार्मिक काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर वो ये काम कर रहे हैं और अल्लाह अकबर कह रहे हैं या परमात्मा का नाम ले रहे हैं, या तो फिर परमात्मा को नहीं मानते, या फिर वो आतंकवाद कर रहे हैं। तो ये चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी। मित्रों, फरवरी 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मेरा पहला वीडियो था, यूट्यूब पे पड़ा है। जब मैंने कश्मीर समस्या को अच्छी तरह से समझा और वहाँ के कानूनी हालात समझे, और खासकर तब जब हमारे सीआरपीएफ के 70-75 हमारे बेचारे जवान जो शहीद हुए थे, उनको धोखे से बम विस्फोट करके मार दिया, तो मैंने 370 को बड़े ध्यान से पढ़ा। और मैंने ये पाया कि एक बिल्कुल फ्रॉड, नकली और बिल्कुल बकवास और जालसाजी कानून है, और इसको हटाया जा सकता है, चाहे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 2 बार कहा। और मैंने उस पर बड़ा विस्तृत वीडियो बनाया और यूट्यूब पर है। और ये हालात ने इसकी गवाही दे दी कि मात्र 9 महीने बाद जब 2019 में सरकार दोबारा चुनकर आई, तो उन्होंने उन्हीं 2 तरीकों से 370 और 35A को हटाया जो मैंने कहा था। तो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ, सरकार उस चीज को सही मानती है और वह सरकार ने करके दिखाया। तो जो मैं आज बोल रहा हूँ, इस समस्या का हल ऐसे ही निकलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। आज करें, कल करें, परसों करें। तो मित्रों, इस चीज को हम स्वीकार कर लें कि इसके पीछे मजहब का आधार है। जिन उग्रवादियों ने तो आतंकवाद फैला रखा है, उन्होंने इसको मजहब का आधार बना रखा है। जब उन्होंने मजहब का आधार बना रखा है तो हम इसको मान लें। तो मित्रों, जब कोई बीमारी जब तक दूर नहीं होगी, जब तक हम उसको पूरी तरह से पहचान ना लें, और उसकी पहचान कर लें टेस्ट करके, और उसको फिर माने कि हाँ बीमारी यही है, उसको नहीं मानेंगे, इधर उधर की दवाइयां देंगे, तो बीमारी तो दूर होगी नहीं। हमें पता है ये कोविड है, तो कोविड की दवाई देनी पड़ेगी। हाँ माने ना, नहीं जी ये तो वायरल है, नहीं जी ये तो छोटा सा फ्लू है। तो 70 साल से देख लिया ना आपने, कॉमन सा वायरल और एक कॉमन सा फ्लू ठीक होकर नहीं दे रहा, ये कोविड ही है। इसको मारना पड़ेगा। अंदर अंदर घुस गया है ये। एक बहुत बड़ा काम तो हो गया 370। बहुत तक तो कमर टूट गई उग्रवादियों की, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूट पाई है। एक एस्केप रूट अभी भी बचा हुआ है, उसको तोड़ना पड़ेगा और उसको काटना पड़ेगा। जैसे जिम्मेवारी और दिलेरी सरकार ने यहाँ दिखाई, हिम्मत दिखाई, ये हिम्मत सरकार को फिर दिखानी पड़ेगी। आतंकवाद तो आतंकवाद है, इसका तो मजहब और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल नहीं होता। कोई धर्म नहीं कहता, वो भी कहते कोई धर्म नहीं कहता, तो मैं भी ये कहता हूँ नहीं कहता। तो फिर धर्म के नारे क्यों लगाते हो भाई? और अगर धर्म के नारे लगाते हो, तो फिर वो लोग जो इस धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं कि भाई ये धर्म है ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये मुसलमान भी नहीं है अगर अल्लाह के नाम पर ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने ना 3-4 चीजें रखना चाहता हूँ मित्रों। उसके छोटे छोटे बिल्कुल कॉमन सेंस के सवाल हैं। इसके अगर जवाब मिल जाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि धर्म से इसका लेना देना है नहीं। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, वो लिस्ट मैं आपको पेश भी कर दूंगा। मेरे 7 सवाल हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से और मुस्लिम धर्मगुरुओं से, पूरी इज्जत के साथ। नंबर 1, क्या कश्मीर में बेकसूरों को मारा जा रहा है? उत्तर दें हाँ या ना में। क्या कश्मीर में जो लोग बेकसूरों को मार रहे हैं वे आतंकवादी हैं? हाँ या ना में जवाब दें। क्या कश्मीर में जिन लोगों को मारा जा रहा है जिस आधार पर, क्या वो जिहाद है? हाँ या ना में बताएं। क्या कश्मीर के सभी गैर मुस्लिम अगर मुस्लिम बन जाएं तो क्या उन्हें मारना बंद कर देना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दें। क्या कश्मीर के सभी लोग अगर मुस्लिम बन जाएं और गैर मुस्लिमों के वहां पर आने और बसने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए और धारा 370 वापस लगा दी जाए, तो क्या वहां खून खराबा रुक सकता है? हाँ या ना में जवाब दें। क्या कश्मीर में आजादी से लेकर धारा 370 के हटने से एकदम पहले तक किसी के साथ धर्म और मजहब के आधार पर क्या जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं? हाँ या ना में जवाब दें। अगर मुस्लिमों के साथ हुई हैं तो भी बताएं और 5 कारण बताएं और 5 आधार बताएं। और क्या गैर मुस्लिमों के साथ हुई हैं
तो भी हाँ या ना में जवाब दें, और इसके भी 5 कारण बताएं। और एक सातवां और आखिरी सवाल, क्या कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद किसी के साथ धर्म या मजहब के आधार पर जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं? 370 हटने के बाद तो क्या मुस्लिम के साथ हुई है? यदि हुई है तो 5 कारण और 5 आधार बताएं। और क्या गैर मुस्लिमों के साथ हुई है? तो 5 जुल्म और ज्यादतियां बताएं। ये मेरे 5 सवाल हैं मित्रों। एडमिन साहब, कैमरे का फोकस बनाएं ताकि सब लोग देख सकें। ये सवाल मेरे कश्मीर के लोगों के साथ से हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, किसी भी धर्म के, और मुस्लिमों के धर्म गुरुओं के साथ। और जो भी ये वोट करेगा वो अपना धर्म जरूर बताए साथ में, तथाकथित धर्म, कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, जैन हूं, धर्म जरूर बताए। और फिर इन सवालों का जवाब दे। ये जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लोगों और उनके धर्म गुरुओं के साथ मेरे 7 सवाल हैं। इस तरह से मैं, क्योंकि आ, जब 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में समझौता हुआ था, तो जिसमें भारत ने भी दस्तखत करे थे और कहा था जी हम जनमत संग्रह करा लेंगे, कराना नहीं कराना उसके प्रभाव दुष्प्रभाव मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसके बारे में मेरे 2 सवाल हैं। ये पूरे भारत में हम जनमत संग्रह करवाएं और भारत के लोगों से ये पूछें, और जो भी भारत का नागरिक इसमें अगर वोट करे वो अपना धर्म जरूर बताए। एक सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहिए, जिसमें वहां के लोगों को ये पूछना चाहिए कि वो भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, या कश्मीर को आजाद देश घोषित करना चाहते हैं। ये वो चुन सकते हैं। इसका उत्तर हाँ या ना में दें। से संपूर्ण भारत में हम जनमत संग्रह कराएं और भारत का हर नागरिक जो इसमें वोट दे वो अपना धर्म जरूर बताए। दूसरा सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ में किए गए समझौते के अनुसार भारत को पूरे जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराना होगा। वो भाग जो भारत में है और वो भाग जिसे हम पीओके कहते हैं, जो पाकिस्तान ने नाजायज कब्जे से कब्जा रखा है और जिसको पाकिस्तान कहता है, ये आजाद कश्मीर है। और जिसमें अगर ये जनमत संग्रह होगा, और इसमें पूरी संभावना है कि जनमत संग्रह भारत के विरुद्ध भी जा सकता है, और भारत के विरुद्ध जा सकता है तो ये हमारे वाला कश्मीर भी हाथ से निकल जाएगा, या तो पाकिस्तान में मिल जाएगा या वो उसको आजाद कश्मीर बना लेंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हम ऐसा ना करें तो हम पाकिस्तान से लड़ते ही रहेंगे और हमारे जवानों का खून बहता रहेगा, बेकसूरों का खून बहता रहेगा। तो भारत के कब्जे वाले कश्मीर को, अब इसमें एक चीज और है, अगर ये जनमत संग्रह ना करवाएं तो इसका हल क्या है? भारत के कब्जे वाले कश्मीर को हम रख लें, और जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो पाकिस्तान को दे दें, ले दे के बात खत्म करें, और वो चाहे इसको आजाद करे और चाहे वो अपने में मिला ले। तो ऐसा कौन चाहता है? अब इसके आधार पे 2 सवाल हैं। हम पाकिस्तान से हमेशा ऐसे ही लड़ते रहे, क्योंकि या तो युद्ध किए बिना बात नहीं बनेगी पूर्ण रूप से, युद्ध कैसे होगा क्या नहीं होगा मैं बात करता हूं, और या फिर हम अपना कश्मीर रख लें और पाकिस्तान को पीओके सौंप दें, अपने में मिलाएं, आजाद करें। इसके ऊपर वोट करें और इसमें भी अपना अपना धर्म जरूर बताएं। एक सवाल मैं सिर्फ कश्मीर के लोगों से फिर पूछता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों से, अपना धर्म जरूर बताना है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, जो जम्मू और कश्मीर में रहते हैं जरूर बताना है। आपसे सिर्फ एक सवाल, क्या आपको कश्मीर मुद्दे पर भारत में रहने या पाकिस्तान में मिलने या आजाद कश्मीर अलग देश बनाने के मुद्दे पर जनमत संग्रह करवाना है? मैं ये नहीं कह रहा कि जनमत संग्रह करवा के पूछो कि भारत में रहना है, पाकिस्तान में रहना, आजाद रहना। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे पर आपको जनमत संग्रह करवाना है या नहीं करवाना है? ये मुद्दा अलग है। आप राय देख लेना, आप राय देख लेना किसकी कैसे आती है, फिर पता लग जाएगा कि आतंकवाद का धर्म होता है नहीं होता है। आपके सामने आ जाएगी सारी की सारी बातें। मित्रों, इन जनमत संग्रहों का जो मर्जी उत्तर आए, भारत सरकार इसको माने ना माने तो सरकार के ऊपर है। मैं तो समस्या के हल को खत्म करने के लिए और सिर्फ इसकी वास्तविकता बताने के लिए कि आतंकवाद के पीछे धर्म है या नहीं है, ये सच्चाई सामने आ जाएगी, ये जनमत संग्रह कराना चाहता हूँ। सच्चाई सामने आ जाएगी, देख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब इस समस्या का हल कैसे निकले? समस्या का हल मित्रों 3 तरीके से निकल सकता है, जैसे कि मैंने बताया, और जो वास्तविक तथ्य है इससे तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते, कि भारत ने भी लिख कर दे रखा है कि हम जम्मू कश्मीर में, संपूर्ण जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएंगे। पाकिस्तान भी उसमें एक हस्ताक्षर करता है और संयुक्त राष्ट्र भी है। पाकिस्तान ने पहली शर्त मानी नहीं, अपने जवानों को, अपने सिपाहियों को और अपने लोगों को हटाया नहीं, और आज आजाद कश्मीर का उसने क्या हाल कर दिया, वो एक उसका भाग बन के रह गया।
भारत में रोज आतंकवाद की कार्रवाइयां होती जा रही हैं। तो या तो अगर हम कश्मीर को, संपूर्ण कश्मीर को अपना मानते हैं, जैसे कि भारत की संसद ने एक बार रिजोल्यूशन भी पास किया था नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय कि हम पीओके को अपने में मिला लेंगे, पर कहने से नहीं बात बनती। अपने में कैसे मिलाएंगे? पाकिस्तान तो ऐसे देगा ही। वो तो कह रहा है कश्मीर को बिल्कुल अलग कर दो, मेरा नहीं है, आपका भी नहीं है, मेरा नहीं है, कश्मीर कश्मीर के लोगों के ऊपर छोड़ दो, और जो होना है वो सबको पता है, 2 मिनट में अपने में मिला लेगा वो। तो या तो यह है कि हम पाकिस्तान पे युद्ध करें, हमला करें और उसको छीन लें। तो क्या ये चीज संभव है? हम एक जिम्मेवार देश है और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने हस्ताक्षर कर रखे हैं मित्रों। सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी कि आपने हस्ताक्षर कर रखे हैं, अब यूएनओ में समझौता कर रखा, आप उससे फिर रहे हो। तो सारा संयुक्त राष्ट्र संघ, सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, सैंक्शन लग जाएंगी, और हो सकता है संयुक्त राष्ट्र अपनी सेना भेजे हमारे खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान तो बेचारा भोला भाला बच्चा बन जाएगा, और आजाद कश्मीर तो बेचारा ये बन जाएगा कि जैसे हम गाजा पट्टी के लोग हैं, हमें मार दिया। इसराइल और गाजा पट्टी क्या है, सब जानते हैं, वो मुद्दा बाद का, मैं बाद में बात करूंगा। तो वो बेचारा बन जाएगा और भारत आक्रमणकारी, एक आक्रामक की भूमिका में आ जाएगा कि जुल्म ढा दिया जी, बिल्कुल सही साबित हो गया। एक तो ये तरीका है, ये तो कभी संभव हो नहीं पाएगा। और अगर ऐसा हो भी गया, तो अगर हम सोचे रूस हमारी मदद कर देगा, वो यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, तो उससे मदद की उम्मीद ना करें। और रूस अपनी पूरी ताकत लगा के महाशक्ति होने के बावजूद छोटे से यूक्रेन को नहीं जीत पा रहा, और सारा का सारा पश्चिमी जगत अमेरिका के नेतृत्व में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। हम कितना उससे जीत पाएंगे ये आप सबको पता है। चीन का मित्र, पाकिस्तान का मित्र चीन उसके साथ खड़ा है, बॉर्डर मिले हैं, हर तरीके से सहायता करेगा, हथियारों से भी, पैसों से भी। इस युद्ध का हल क्या होगा आप जानते हैं। हम वैचारिक रूप से भी हार जाएंगे, और युद्ध का परिणाम जो होगा। नंबर 2 क्या तरीका है कि हम पाकिस्तान से ले दे की बात करें। मित्रों, जब भी दो पक्षों में विवाद होता है तो अंत में तो ले दे के सुलझता है, गिव एंड टेक से, कि यार चलो अब इसको निपटाओ, गिव एंड टेक की बात करो। आप 100 मांग रहे हो, मैं 100 नहीं देना चाहता, तो 80 और 20 पे बात करो। जितना हिस्सा भारत के पास है वो भारत रख ले, जितना हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है उसको हम छोड़ देते हैं। पीओके है, पाकिस्तान उसको पीओके रहने दे या अपने में मिला ले। और जिनको कहिए ना हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, लो भाई छोड़ दिया, जाओ बस जाओ। कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक, गुजरात से लेके असम, मिजोरम तक, जिन लोगों को भी तकलीफ हो रही है भारत में रहते हुए, या भारत के टुकड़े कराना चाहते हैं, या भारत में रहना चाहते हैं, इंशाल्लाह भारत के टुकड़े हो जाएंगे। वो 1/3 इलाका पीओके वाला आपको दे दिया गया, वहां जाके बस जाए। अगर भारत में रह के जरा सा भी मुंह खोला तो देशद्रोह और मृत्यु के दंड से कम उनको सजा कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। अब ये कई जो तथाकथित देशवादी है ना, मेरे को गालियां देनी शुरू कर देंगे और ज्ञान दे देंगे देश के विरोध में, बोल रहा हम एक ही भूमि नहीं देंगे, ये देंगे वो देंगे। तो ये बकवास ना करें। भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की कानूनी स्थिति देख लें। हम 1000 साल भी लड़ते रहे, हम कभी भी ये चीज ले नहीं पाएंगे। हमारे बाप दादों ने अगर कहीं समझौता कर लिया है ना जमीन का, तो वो प्लॉट हमारा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे दादाजी या परदादाजी चाहे गलत समझौता करके रहेंगे, हमें वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो पहला तरीका है ना, पाकिस्तान से जंग लेके छेड़ के ले लो, वो नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये है। और यही तरीका है, बेकसूरों का खून कब तक बहाते रहोगे, क्योंकि इसका हल कभी भी नहीं निकलेगा, पाकिस्तान कभी भी नहीं मानेगा। और तीसरा तरीका है कि जो तरीका है चलते रहो, 1000 पाकिस्तान से युद्ध करते रहो, वो उग्रवादी भेजता रहेगा, हम मारते रहेंगे। और उनका तो काम ही है, वो तो जिहाद कर ही रहे हैं, वो तो जिहाद कर ही रहे हैं, उनका तो काम ही यही है। और पाकिस्तान का कोई उद्देश्य नहीं है, दुनिया के हर एक देश का कोई उद्देश्य है मैं तरक्की करूं, मैं अपने नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दूं, हमारा जीवन अच्छा हो। पाकिस्तान जिस दिन से बना उसका सिर्फ एक उद्देश्य है, मैं भारत को मिट्टी में कैसे मिलाऊं, बस उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और जब पाकिस्तान ने कसम ही खा रखी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदा हूं कि मैंने भारत को बर्बाद करना है, तो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? हमारे जवान बेचारे खून बहा रहे हैं। एक युद्ध हो ना दो देशों में तो शहादत देना समझ आता है। रूस यूक्रेन का युद्ध है, कौन गलत है कौन सही है अलग बात है। भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, चीन भारत में युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुए, तो देशों में संगठित रूप से युद्ध हुए, समझ में आता है। पर ये अपने जवानों को हम उनका खून बहाते जाएं जिसका हल नहीं निकलना। बिल में से सांप आते जाएंगे, कभी सांप हमें काट लेंगे, कभी हम सांपों को काटने से पहले मार देंगे, कभी वो हमें काटेंगे, कभी हम फिर उनको मार देंगे। तो हमें काटेंगे तो हम मरेंगे, हमारे जवान मर रहे हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं। तो बिल को क्यों नहीं नष्ट कर देते? सांप तो आते जाएंगे, वहां पे एक सपेरा बैठा है जो सांपों को दूध पिला रहा है, सांपों के अंडों को सेता जा रहा है, और सांप आते जा रहे हैं, बिल को तोड़िए। पहला तरीका है बिल तोड़िए, वहां खत्म कर दीजिए पाकिस्तान को, ये संभव नहीं है तो वहां पे पक्की दीवार बना दीजिए, भाई को सांप अपने पास रख। अब नहीं,
और जो गलती 47 में हुई हमारी तत्कालीन सरकार से, जो ढिलाई अब तक हमने बरती, वो कसम खा लें कि अब नहीं होगा। कोई चीन, पाकिस्तान या कोई भी इस वन टाइम सेटलमेंट को, इस एक बार के समझौते को ये ना समझे कि हम भारत को बेवकूफ बना के, इसकी बाह मरोड़ के, इसका गला दबा के इससे जमीन हथिया लेंगे। वन टाइम सेटलमेंट जैसे बैंक पुराने लोन को चुकाने के लिए एक बार मौका देता है ना कि चलो अपना लोन चुकता कर दो, ब्याज माफ कर देते हैं, मूलधन दे दो, बस एक बार इस चीज का चुकता हल कर लें और उसके बाद मजबूत हो जाए, अपने बॉर्डर मजबूत कर लें। और उसके बाद पाकिस्तान अगर फिर बदतमीजी करता है तो उससे निपटने का फिर वो एक ही तरीका है। और फिर अगर वो बदतमीजी करे तो उसके साथ कोई संबंध ना रखे। आपने कोई ऐसा परिवार देखा है, ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग देखा है कि रोज आता है, अपने बेटे की पत्नी के साथ बलात्कार करता है, एक बेटे को मार देता है, भतीजे को मार देता है, छोटे भाई को मार देता है, और मैं परिवार का बुजुर्ग हूँ, वहां के बुजुर्ग से गले मिलता हूँ, बिरयानी खा लूं, क्रिकेट मैच खेल लूं, रात को ड्रिंक के ऊपर गप्पे मारूं? अरे ऐसे देश से कैसे संबंध बना के रखने, ये कैसी डिप्लोमेसी है भाई? हम मोहल्ले में तो बात ही नहीं करते, और हम क्या करते हैं, पाकिस्तान उग्रवादी है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी है मित्रों, 9 बार लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने ये स्वीकार किया है, प्रश्नों के उत्तर देके, कि हाँ पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, भारत में आतंकवाद फैला रहा है, हम उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को कह रहे हैं आतंकवाद बंद कर। यार कमाल कर रहे हो आप। मतलब एक कुत्ते को कह रहे हो कि काटना बंद कर, सांप को कह रहे हो कि मेरे को डसना बंद कर दे। वो कुत्ता है, उसकी समझ में नहीं आएगा, वो सांप है, उसकी समझ में आएगा ही नहीं। सांप का तो फन कुट लो, या एक ऐसी दीवार बना दो कि सांप आ ही ना पाए, कुत्ते के गले में जंजीर डाल दो। मगरमच्छ को कह रहे हैं काट मत, मगरमच्छ तो पूरा का पूरा निगल लेगा। हम मोहल्ले में भी बात नहीं करते जो बदतमीजी करता है। अमेरिका से कह रहे हैं, सरकार ने संसद में स्वीकार किया था कि एक बार अमेरिका ने प्रयास किया पाकिस्तान को ये कहने का, अपनी संसद में कानून लाने का, पर वो कामयाब नहीं हुआ कि तुम उग्रवाद पे काबू नहीं अगर डालोगे, हम तुम्हारे खिलाफ प्रतिबंध कर देंगे और तुम्हें आतंकवादी देश घोषित कर देंगे। यार अमेरिका को हम बोल रहे हैं इसको आतंकवादी देश घोषित करो, कमाल कर रहे हो। आतंक अमेरिका चौधरी है क्या? उसको तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर, और हम गले मिल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके साथ संगठन बढ़ा रहे हैं, उसके साथ व्यापार कर रहे हैं। अरे साथ बोलना चलना बंद करो बिल्कुल, कोई राजदूत नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई धंधा नहीं, क्रिकेट नहीं, बंद करो सब कुछ। पीछे देखिए मित्रों, भारत ने काफी समय तक इसराइल को मान्यता नहीं दी, उसके साथ संबंध बना के नहीं रखे। क्यों? फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म ढा रहे हो, उनके आत्म निर्णय का अधिकार छीन रहे हो। बड़ा दर्द आ रहा था फिलिस्तीन का हमारे को, इसराइल से हम लोग संबंध नहीं बना रहे थे, बहुत बाद में जाके इसराइल से रिश्ते बनाए। और इसराइल पीड़ित है, फिलिस्तीन पीड़ित नहीं है। कभी इस पे दोबारा आपसे बात करूंगा मैं। और अपने से हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई। पाकिस्तान जो जुल्म ढा रहा है, स्वीकार कर रहा है, ये तो स्वतंत्रता सेनानी है, आतंकवादी नहीं है। और हम अमेरिका का पैर पकड़ रहे हैं, भाई साहब इसको आतंकवादी देश घोषित कर लो। संयुक्त राष्ट्र संघ में कहते हैं भाई साहब इसको आतंकवादी देश घोषित कर लो। अरे तुमने किया क्या? सरकार से जब मैंने पूछा किसी देश को आतंकवादी देश घोषित करने का कोई क्राइटेरिया है, कोई पैमाना है, तो जवाब आया ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम अपनी नीति तो बनाए, हमारी खुद की नीति नहीं है किसी को आतंकवादी देश घोषित करने की, औरों से क्या करेंगे। सरकार से जब मैंने पूछा कि कितने कश्मीरी विस्थापित भारत में, कश्मीर से बाहर दिल्ली में विस्थापित है, उनकी संख्या है, तो भारत सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब कितनी एक दयनीय और दुख भरी बात है। अपने देश में 1990 में मार पीट के, भगा के, बलात्कार करके भगाए गए बेचारे कश्मीरी, अपने ही देश में शरणार्थी हैं और धक्के खा रहे हैं, और उनकी संख्या कितनी है, क्या कर रही है, सरकार को नहीं पता। आरटीआई में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कोई कहेगा तो मैं उसको दिखा दूंगा, यहाँ स्क्रीन पे दिखा के समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो अपनी पुख्ता नीति बनाएं। पाकिस्तान से निपटने का, आतंकवाद से निपटने का, ये बिल्कुल 3 तरीके मैंने बना दिए हैं। इसका धर्म आधार है नहीं है, 3 तरह का जनमत संग्रह करा लें। धर्म आधार है या नहीं है आपके सामने आ जाएगा, और अगर धर्म आधार है तो उससे कैसे निपटना है फिर निपट लीजिए। कश्मीर को वैसे ही निपटिए जैसे पंजाब में निपटे थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने यही कहा था कि कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, जो अन्याय के साथ है और न्याय युद्ध करिए। रामायण में रावण तब मारा था जब नाभि में तीर मारा गया था, कट कट के सिर दोबारा लग रहे थे। उग्रवादी आतंकवादी आते रहेंगे, हमारे बेचारे जवान मारते रहेंगे, अपना खून बहाते रहेंगे। लंका नहीं जीती जाएगी जब तक नाभि में तीर नहीं लगा था। तो नाभि में तीर मारिए, या तो लंका ध्वस्त कर दीजिए, पाकिस्तान से कश्मीर छीन लीजिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम कानूनी वचनों से बंधे हुए हैं, तो दूसरा तरीका है, ले दे के बात कीजिए। ये बिल्कुल कानूनी तरीका है। हम यूएनओ में अपने दिए वचनों से, अपने समझौते से बाहर नहीं जा सकते।
पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उनको दीजिए, अपने कब्जे वाला कश्मीर अपने पास रखिए और शांति से रखिए। और फिर अगर पाकिस्तान बकवास करता है, उसके साथ वैसे ही निपट रही है जैसे गुंडे बदमाश के साथ निपटा जाता है। और अंदर फिर कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे आजाद, या हमारे को मजहब के आधार पर सताया जा रहा है, भाई साहब ये मौका मिल गया है, उस कश्मीर में चले जाइए। और फिर अगर भारत में रह के बकवास करी, तिरंगे झंडे के खिलाफ कुछ बोला, तो फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए उसकी। और जिन लोगों को भी अगर खालिस्तान भी चाहिए, तो वो लोग भी भाई साहब पाकिस्तान से मांग लीजिए, क्योंकि उनको देश दे दिया गया था। यहाँ पे अब आपकी कोई जगह नहीं है। हमारे प्यारे भाई पंजाब में बड़े प्यार के साथ रह रहे हैं। दो दो सिख रेजिमेंट और सिख अलाई रेजिमेंट, हमारे वीर जवान देश की सेवा कर रहे हैं और वो देश की सेवा करते रहेंगे। या माहौल बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से मांग लीजिए, आपको सपोर्ट कर रहा है ना वो, आप उन्हीं की सपोर्ट से बोल रहे हैं ना कि हमें खालिस्तान चाहिए, तो थोड़ा सा हिस्सा मांग लीजिए। ये जो कश्मीर मिल रहा है इसमें से थोड़ा हिस्सा सा ले लेना, जो जिसको मिलना था मिल गया। भारत की अब 1 इंच भी भूमि नहीं देंगे। सरकार सख्ती करे, इन आतंकवादियों से आतंकियों की तरह निपटे, देशद्रोहियों की तरह निपटे और कानूनी प्रक्रिया अपनाकर इनको फांसी पे चढ़ा दीजिए। बस मेरा तो यही कहना है। कश्मीर समस्या का और आतंकवाद से निपटने का सिर्फ ये एक तरीका है, बाकी सरकार के ऊपर है। जय भारत, नमस्कार।